हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 6 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि अध्याय 6 के पहले वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा था कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए को ही हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, आपने ये भी जाना था पहले वीडियो में। और साथ में आपने ये भी पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके मुख्यतः 3 घटक होते हैं, ठीक है। वो घटक कौन कौन से हैं? नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 घटक होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। ये आपने पढ़ा था अध्याय 6 के पहले वीडियो में। अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक संरचना किनकी? न्यूक्लियोटाइड के जितने भी घटक हैं, ये 3 घटक हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप। इनकी हम रासायनिक संरचना देखेंगे, हम इनका केमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने नोट्स बनाते रहें। अगर हम न्यूक्लियोटाइड के पहले घटक की बात करें तो वो है नाइट्रोजनी क्षार। कौन सा है? नाइट्रोजनी क्षार। आपको याद होगा पहले वीडियो में बताया था मैंने, नाइट्रोजनी क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वे? प्यूरिन्स, ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका पिरिमिडीन, जिसे हम पायरिमिडीन भी कहते हैं। प्यूरिमिडीन और पायरिमिडीन। और प्यूरिन्स भी जो हैं इसके भी प्रकार हैं। प्यूरिन्स के प्रकार हैं एडेनिन और ग्वानिन, ए और जी से जिसे हम दर्शाते हैं। पायरिमिडीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ठीक है। तो अब हम इनकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडेनाइन का चित्र कैसे है, फिर ग्वानिन का देखेंगे, फिर साइटोसिन, फिर थायमिन, फिर यूरासिल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यूरिन्स की संरचना अब कैसे होती है। प्यूरिन्स की संरचना ये हम देखेंगे। प्यूरिन्स की संरचना में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत जो 2 आते हैं प्रकार, एडेनिन और ग्वानिन, वो कैसे होते हैं? वो डाइसाइक्लिक होते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो संरचना है डाइसाइक्लिक। डाइसाइक्लिक का मतलब क्या है? डाई मतलब 2, साइक्लिक मतलब चक्र। 2 चक्र होते हैं उसमें, द्विचक्रीय जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम? द्विचक्रीय। डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर या फिर डाइसाइक्लिक संरचना जिसे कहते हैं वो होती है प्यूरिन्स की। अब देखते हैं वो दिखते कैसे हैं। ये तो हो गया एडेनिन। क्या हो गया ये? एडेनिन की संरचना। एक चीज़ बच्चे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर आप ये संरचना याद कर सकते हैं तो करना, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि एडेनिन का संरचना कैसे है। थोड़ा सा आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको ये पूरा चैप्टर आगे चल के समझ में आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये संरचना याद हो सकती है तो याद कीजिएगा, वरना कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है ये। तो ये तो हो गया एडेनिन। एडेनिन के बाद हम देखेंगे कि ग्वानिन का चित्र कैसे है।
ये हो गया आपका गुआनिन, जैसे हम द्विचक्रीय संरचना भी कहते हैं। इसमें दो चक्र हैं, एक ये और दूसरा ये, तो ये हो गया आपका गुआनिन। अब हम देखेंगे कि पिरिमिडीन्स की संरचना कैसे होती है। पिरिमिडीन्स की संरचना में आपको पता होना चाहिए कि ये द्विचक्रीय ना होके ये कैसे होते हैं, एक चक्रीय होते हैं। कैसे होते हैं ये? एक चक्रीय होते हैं, यानी कि मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक होते हैं। इनका चित्र हम बनाते हैं। ये तो हो गया आपका साइटोसिन। ये हो गया यूरेसिल। ठीक है, ये हो गया साइटोसिन का स्ट्रक्चर, ये हो गया यूरेसिल का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं लास्ट जो है पिरिमिडीन, थायमीन, वो किस प्रकार का दिखता है। ये हो गया बच्चों थायमीन की संरचना। आपको याद होगा मैंने बताया था जो थायमीन होता है वो डीएनए में उपस्थित होता है, जबकि थायमीन की जगह यूरासिल आ जाता है आरएनए में, राइबोन्यूक्लिक अम्ल में। ठीक है, तो ये आपने अभी तक देखा कि न्यूक्लियोटाइड का जो पहला घटक है नाइट्रोजनी क्षारक, वो विभिन्न प्रकार के हैं। प्यूरीन, पिरिमिडीन, वो भी फिर अलग अलग टाइप के हैं। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, वो किस प्रकार के दिखते हैं, उनकी संरचना कैसे है, तो आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड में जो दूसरा घटक होता है, न्यूक्लियोटाइड में जो दूसरा घटक होता है वो कौन सा होता है? पेंटोज शर्करा। कौन सा होता है? पेंटोज शर्करा। पेंटोज शुगर भी जिसे हम कहते हैं, पेंटोज। यहाँ पे पेंट का मतलब होता है पाँच। पाँच क्या चीज़? 5 कार्बन की उपस्थिति होती है, इसीलिए तो इस पेंटोज शर्करा को हम कहते हैं पंच कार्बनीय शर्करा। पंच कार्बनीय शर्करा। ठीक है, तो पेंटोज शर्करा को हम नाम देते हैं पंच कार्बनीय शर्करा। ठीक है, यानी कि ऐसी शर्करा, ऐसी चीनी जिसमें 5 कार्बन उपस्थित हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसी शर्करा जिसमें 5 कार्बन उपस्थित हो। ठीक है, तो ऐसी शर्करा जिसमें 5 कार्बन उपस्थित हो उसे क्या नाम देते हैं? पेंटोज शर्करा उसे हम कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो 2 प्रकार होते हैं? एक हो जाता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। पहली है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, तो ऐसी शर्करा जिसमें 5 कार्बन उपस्थित हो उसे हम कहते हैं पेंटोज शर्करा। ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो कि डीएनए में पाई जाती है। कहाँ पर? डीएनए में पाई जाती है। दूसरा प्रकार यहाँ लिखते हैं
पहला प्रकार आपने नोट कर लिया, पहला है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। दूसरा जो होता है प्रकार वो होता है राइबोज शर्करा, इसे कहते हैं राइबोज शर्करा, जो कि किस में उपस्थित है, आरएनए में, जो कहाँ पर पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों पेंटोज शर्करा की संरचना देखेंगे कि ये किस तरह की इनकी रासायनिक संरचना होती है, ये कैसे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं राइबोज शर्करा का चित्र। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का चित्र बनाया गया है। ये जो स्थिति होती है ये होती है कार्बन की। पहले पूरा चित्र बना लेते हैं, फिर आपको समझाऊंगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि राइबोज शर्करा है और ये डीऑक्सी राइबोज। ये है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैं फिर से आपको बता दूँ ये हम क्या पढ़ रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि जो पेंटोज शर्करा होती है, यानी कि ऐसी चीनी जिसमें 5 कार्बन उपस्थित होते हैं, उसे 2 प्रकार में बांटा गया है। एक होती है राइबोज शर्करा, जो कि आरएनए में पाई जाती है। हम बोलते हैं ना राइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो राइबोज क्या है, वो शर्करा है, राइबो। और ये है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जो कि डीएनए में पाई जाती है। क्या आपको इन चित्र में कुछ अंतर नज़र आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो यस, अंतर है। आप यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ तो बिल्कुल समान है, बल्कि ये जो मैंने इस वर्ग में, इस स्क्वायर में ये चीज़ अलग से हाईलाइट की है, यहाँ पर फ़र्क है। राइबोज में तो यहाँ पर OH है, जबकि यहाँ पर क्या है, डीऑक्सी, यानी डी मतलब कमी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है इस हाइड्रोजन के साथ, यानी कि यहाँ पर तो OH को आपको पता होगा, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह। तो आप क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल समूह की कमी है किसमें, डीऑक्सी राइबोज शर्करा में, जो कि किस में पाया जाता है, डीएनए में। इसे अगर हम दूसरे सेंटेंस में कहें तो ऐसे कह देते हैं कि डीएनए में पाया जाने वाला डीऑक्सी राइबोज शर्करा में दूसरे नंबर के कार्बन में हाइड्रोक्सिल समूह की कमी होती है, इसीलिए इसका नाम होता है डीऑक्सी। डी मतलब कमी, ऑक्सी मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे आपने पढ़ा कि ये 5 कार्बनीय शर्करा है, कैसे, ये तो हो गया पहला कार्बन बच्चों, जहाँ पर ये जुड़े हैं। इतनी तो चीज़ आप केमिस्ट्री में समझ चुके होंगे, 11th में और 12th में भी आप पढ़ रहे होंगे। ये होता है पहला कार्बन, ये है आपका दूसरा कार्बन, ये है आपका तीसरा कार्बन, ये है आपका चौथा कार्बन, और ये जो आपको नज़र आ रहा है CH2OH, ये है आपका 5वां कार्बन। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा दूं कि ये 5 कार्बनीय शर्करा क्यों कहलाई जाती है। ये जिस तरह OH और H अटैच है, जुड़े हुए हैं, ये है आपका पहला कार्बन, ये वाला आपका दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा, ये चौथा, और ये वाला आपका 5वां कार्बन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि कौन से नंबर के कार्बन में हाइड्रोक्सिल समूह है और कौन से में नहीं है। आप देखेंगे पहले में सारी चीज़ ठीक है, तीसरे नंबर के कार्बन में भी यहाँ पर भी समानता है, चौथे नंबर के कार्बन में यहाँ पर भी समानता है, बल्कि ये कह सकते हैं परंतु
यहाँ पर जो दूसरा नंबर का कार्बन है, अगर हम तुलना करें राइबोज शर्करा की डीऑक्सी राइबोज शर्करा के साथ, तो दूसरे नंबर के कार्बन में राइबोज शर्करा में OH है, जबकि DNA में दूसरे नंबर के कार्बन में क्या चीज़ है, H है, वहाँ पर OH नहीं है। अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊँ तो इसे कहते हैं पहला कार्बन, यानी कि प्राथमिक कार्बन भी कहते हैं शुद्ध उसमें, या फिर प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं। इसे दूसरा कार्बन ना कह के हम शुद्ध लैंग्वेज में द्वितीय कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि DNA और RNA में एक अंतर लिखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं DNA में पाए जाने वाले पेंटोज शर्करा में द्वितीय कार्बन में हाइड्रोक्सिल समूह की कमी रहती है, जबकि ऐसा राइबोज शर्करा में नहीं है। राइबोज शर्करा में द्वितीय कार्बन में OH रहता है। आगे आपको बात ये समझ, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं बच्चों, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, लेकिन कोई हार्ड चीज़ नहीं है ये। लेकिन अगर आप पढ़ोगे रेगुलर ये सारी चीज़ें तो आपको बहुत सिंपल लगेंगी ये सभी चीज़ें। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं DNA में पाए जाने वाले पेंटोज शर्करा में पेंटोज शर्करा में द्वितीय कार्बन को हम दर्शाते हैं ऐसे। द्वितीय कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह, जो कि ये है हाइड्रोक्सिल समूह, ये होता है OH, अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। यही चीज़ जो आपने चित्र में देख के समझी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, आपको पता होना चाहिए कि DNA में पाए जाने वाले पेंटोज शर्करा, उस पेंटोज शर्करा का नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा में द्वितीय कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह अनुपस्थित रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम न्यूक्लियोटाइड का तीसरा घटक कैसा दिखता है, उसकी रासायनिक संरचना कैसी है। यस, तो तीसरे घटक का नाम है फॉस्फेट ग्रुप। क्या नाम है, फॉस्फेट ग्रुप, या फॉस्फेट समूह भी कह सकते हैं, ग्रुप को आप समूह भी लिख सकते हैं। इसकी रासायनिक संरचना बहुत ही सिंपल है, सिंपली PO4, बस ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, PO4 ये लिखते हैं। तो ये तीन चीज़ की संरचना आपने पढ़ी, नाइट्रोजन क्षारक की रासायनिक संरचना आपने पढ़ी, फिर आपने देखी कि पेंटोज शर्करा की रासायनिक संरचना कैसी है, उसके बाद आपने देखा फॉस्फेट ग्रुप को हम कैसे दर्शाते हैं। अब दो शब्द का मीनिंग आपको और पता होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड तो आपको पता चल गया, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के साथ एक दूसरी चीज़ और होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इनमें भी अंतर आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दो नाम लिए बच्चों, एक नाम लिया मैंने न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा मैंने यहाँ पे नाम लिया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तो आपको पता होगा, अभी हम वही पढ़ रहे थे, उसके तीन घटक के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्क है, टाइड है और यहाँ पर ये साइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ठीक है, और साथ में आपका पेंटोज शर्करा होती है। ये दोनों चीज मिलकर बनाती है न्यूक्लियोसाइड। एन बता दूं, एन क्या मैंने शॉर्ट में लिखा है, एन का मतलब है नाइट्रोजनी क्षार, प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स, ठीक है, और पेंटोज शर्करा जब है, तो ये दोनों चीज़ मिलकर बनाती है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाता है, इन दोनों के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है। कौन कौन सी चीज़ आ गई, नाइट्रोजनी क्षार हो गई, पेंटोज शर्करा हो गई, और साथ में
फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ गया। तो ये तीनों चीज़ न्यूक्लियोटाइड, आपने पहले ही पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, दूसरा पेंटोज शर्करा, तीसरा फॉस्फेट समूह। तो इन तीनों की अगर उपस्थिति है तो ये तीनों मिलकर क्या नाम बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर इनमें फॉस्फेट ग्रुप हट जाए तब इनका नाम बदल जाता है और तब इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। आप देख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। तो ये दोनों टर्म, ये दोनों शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता है जबकि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। बस इस तरीके से आप याद रखेंगे ये चीज़ें। अब हम देखते हैं इनके चित्र कैसे, यानी कि हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की रासायनिक संरचना कैसे होती है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की रासायनिक संरचना कैसे होती है। ये आपको पता है ये मैंने क्या बनाया है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था। ये किसका चित्र है, ये है डिऑक्सी राइबोज शर्करा का चित्र की संरचना, ऐसे भी कह सकते हैं आप। ये पेंटोज शर्करा है। पेंटोज शर्करा का कौन सा प्रकार है, ये राइबोज शर्करा है या फिर डिऑक्सी राइबोज शर्करा है, ये है डिऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है। अब इस डिऑक्सी राइबोज शर्करा में बच्चों नाइट्रोजनी क्षार जो है, प्यूरिन्स पिरामिडिन्स, वो कहाँ पर आकर जुड़ते हैं, वो यहाँ पर आकर जुड़ता है। ये OH तो हट जाता है और यहाँ पर आकर ये नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है। ठीक है। और अब क्या चीज़ हो गई, अब इसका नाम क्या पड़ गया, अब इस पूरे को हम नाम देंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो अगर आपसे कोई कहे कि नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो पेंटोज शर्करा के कौन से कार्बन पर जुड़ते हैं, तो वो पहले कार्बन पर जुड़ते हैं। ये मैं लिखवा दूंगी आपको, लेकिन चित्र के द्वारा समझ लीजिए। अभी जो हमने पढ़ा ना, न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ है, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार हैं। वो जुड़े कैसे हैं, वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस तरीके से। ये जो बच्चों, ये इनके बीच में जो बंध होता है ना, बंध यानी कि जोड़ा हुआ है इस नाइट्रोजन क्षार को इस पेंटोज शर्करा के साथ, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध क्या कहते हैं इसे, हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं, जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन क्षार इस पेंटोज शर्करा से जुड़ा रहता है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन क्षार यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर कहीं पर जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इनका एक निश्चित स्थान होता है। ये पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन पर जुड़ते हैं। यहाँ पर OH है, OH हट गया और OH को हटाकर यहाँ पर कौन चीज़ आ गई, नाइट्रोजन क्षार आकर जुड़ जाते हैं। तो ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में बच्चों क्या है, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार तो होते ही हैं, ये हो गया किसका चित्र, ये चित्र बन गया है आपका न्यूक्लियोटाइड का। ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। अब याद करेंगे, हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह, ये आपने पढ़ा था। तो अब यहाँ पर हुई, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पेंटोज शर्करा है। आपको पहले ही मैंने बताया कि पहले कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ते हैं। अब इसमें फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन पर जुड़ा है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फॉस्फेट समूह होता है
वो 5वें कार्बन पर आकर जुड़ता है। तो ये चीज़ हमने क्या बना दी, न्यूक्लियोटाइड बना दी। अब जो चीज़ मैं बोल रही थी वो लिख भी लेते हैं, तो आपके पास ये सारे तरीके के नोट्स हो जाएंगे। तो जो इन चीज़ों को रट्टा नहीं मारना है, इन चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे ये सारी चीज़। कैसे नोट लिखेंगे, पेंटोज शर्करा के प्रथम कार्बन, जिसे हम ऐसे दर्शाते हैं, पर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है तथा फॉस्फेट ग्रुप 5वें फॉस्फेट ग्रुप 5वें कार्बन पर जुड़ता है। ये आप नोट कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए कि प्रथम कार्बन पर क्या चीज़ जुड़ रही है और 5वें कार्बन पर क्या चीज़ जुड़ रही है। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉटसन और क्रिक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने डीएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे हम वॉटसन एवं क्रिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। उसके मुख्य बिंदु क्या है, कैसे आपस में सारी चीज़ जुड़ती है, उनके मध्य यानी कि नाइट्रोजनी क्षार के मध्य कौन कौन से बंध हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपने कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आप अपने 11th में भी पढ़ चुके हुए सारी चीज़ें, तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपकी वही चल रही हैं जो आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी और डिटेल हो जाती है हायर क्लासेस में जाकर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पुरानी ही हैं। ठीक है, तो जितना भी पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से समझ के पढ़िए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।